क्लास सेल की है और सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का। और सेल इवन MBBS ग्रेजुएशन मास्टर्स कहीं भी जाओ सेल पढ़ना ही पढ़ना है अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो सेल के बारे में कोई कुछ जानता है, कोई बता सकता है? Group of cells which have similar and specific functions. Sir. Similar and specific function. Sir. Yes, हाँ. sir. The basic function is cell is the structural and functional unit of life. Cell is the smallest structure and functional unit. ठीक है, सही। देखो एक्चुअली क्या हुआ जब कुछ साइंटिस्ट है 17th सेंचुरी, आज से 400 साल 500 साल पहले, जब उसने स्टडी स्टार्ट किया कि ये हो क्या रहा है, मतलब ठीक है सर काट के तुम ब्रेन पढ़ सकता है, ब्रेन देख सकता है, कोई आदमी मर गया तो उसका खोपड़ी हटाओ और ब्रेन देख सकता है, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या, सब छोटा लेवल क्या है। जैसे केमिस्ट्री में था कि कोई एटम है, इस पेन को हम तोड़ते जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, ठीक है, वो जानने का क्यूरियोसिटी था। उसी तरह बायोलॉजी में था कि बायोलॉजी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, ठीक है। तो उस छोटा पार्ट अब जानने के लिए, स्मॉलेस्ट पार्ट देखने के लिए वैसे अब आग भी होनी चाहिए। हमारे आग का भी एक लिमिटेशन होता है ना कि आग भी एक सर्टेन लेवल ही तक देख सकती है। तो जो उन लोगों ने सोचा कि अब ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि कोई चीज को, छोटी चीज को, मान लो इतनी छोटी चीज है उसको हम मैग्नीफाई करके देख सकें, बड़ा करके देख सकें। जैसे तुम लोग कभी अभी अपना देखे भी होगे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता है जो सूरज पे मारो रोशनी, तो या उसको ऐसे करोगे थोड़ा बड़ा करके इमेज दिखता है, लेंस कहलाता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो उसी तरह इन लोगों ने भी दिमाग लगाया, सोचा कि ऐसा कुछ बनाते हैं जो छोटी चीज को हम बड़ा करके देख सकें। अब उसकी दौड़ लगी, सब साइंटिस्ट अलग अलग कहीं जो बैठा हुआ था, सब ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम छोटे चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। इसमें एक आदमी को सबसे भयानक सक्सेस मिली, कोई बता सकता है? रॉबर्ट हुक ने, बट रॉबर्ट हुक को भी जब सक्सेस मिली 1665 में, तो उसके पहले भी आसपास में भी कोई एक साइंटिस्ट था जो रिसर्च कर रहा था, एंटोनी वॉन लिविनहोफ। हाँ, एंटोनी वॉन लिविनहोफ। अब नाम सब नोट करना स्टार्ट करना तुम लोग। एंटोनी वॉन लिविनहोफ, नाम थोड़ा टिपिकल है। तो देखो सबसे पहले जो स्टडी करने के लिए कौन सा डिवाइस ढूंढा गया? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आया, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो था, ये माइक्रोस्कोप हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज किया था कौन? लिविनहोफ। और इसने भी इतना रिसर्च कंटिन्यू रखा सेल पे, बट कामयाबी मिली किसको? रॉबर्ट हुक को 1665 में। इसने कैसा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड। इसने एक लेवल आगे का ज्यादा पावर वाला माइक्रोस्कोप ढूंढा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो डेट सिंपल माइक्रोस्कोप का डेट कब था? हाँ बता रहा पहुंच रहा हूँ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया 1665 में, तो इसने कौन सा चीज किया था? क्वार्ट्ज सेल में। क्वार्ट्ज सेल में रॉबर्ट हुक ने किया था, एक्चुअली डेड क्वार्ट्ज सेल था जिसमें इसने किया था रॉबर्ट हुक ने। ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था रॉबर्ट हुक का। और जब उसके बाद क्या हुआ कि 1665 के बाद नेक्स्ट जो बड़ा डिस्कवरी आया वो इसका एंटोनी वॉन लिविनहोफ का। इसने किया था 1674 में और 1678 में। क्या क्या चीज किया? बैक्टीरिया एंड स्पर्म सेल्स। बैक्टीरिया में क्या? बैक्टीरिया में इसने सेल को ढूंढा, और इसने 67 सेल में 78 में। ये आप लोग नोट ही बनाते चलोगे। पढ़ो आगे। अच्छा, एंटोनी वॉन लिविनहोफ ये कोई चीज का फादर है, तो बता सकते हैं फादर ऑफ समथिंग? यस, माइक्रोकॉन्ड्रिया। फादर ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबायोलॉजी।
ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? अब एक बेसिक चीज़ पे आता है सेल के बारे में कि सेल के बारे में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेल का इंग्लिश में सेल का मतलब क्या होता है? सर सर कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट। जैसे कि मान लो जेल को सेल कहा जाता है, पता है? जेल में जेल होता है उसको बोलते हैं सेल। उसमें जो रूम होता है उसको सेल कहते हैं। छोटा सा रूम होता है ना, तो उसको सेल कहते हैं। तो वहीं से ये चीज़ वर्ड को डिराइव किया गया। छोटा सा रूम, कंपार्टमेंट, जहाँ पे सब कुछ हो रहा है, एक ऐसा छोटा रूम जहाँ रहने के लिए कुछ कुछ सुविधा है, ठीक है? तो वहाँ से वर्ड है सेल। सेल का मतलब एक कमरा हो सकता है, छोटा सा कमरा, बट नॉर्मली जेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब ये ऐसा कमरा है जहाँ आप लेट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो सेल में भी क्या है कि जैसे कि उसने डेफिनेशन बताया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ जैसे यहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है? जेल में भी कुछ हो सकता है क्या? क्रिमिनल लोग फोन पे बात कर सकता है, नहीं? आज के टाइम में जेल में भी सब हो सकता है, कुछ कुछ एक्टिविटीज होती है। बट सेल का जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर कैविटी है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलवेज यही डेफिनेशन है। इवन 11th-12th में भी आ जाओ तो सेल का यही डेफिनेशन रहेगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सब नोट लिखिए। अच्छा एक बात बता सकते हो, सेल तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो सेल क्या सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है? यस सर। कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट Yes, sir. एग्जिस्टेंस है? क्या लगता है? यस सर है। अकेला सेल रह सकता है? यस सर। हाँ, यस सर। बस एक को पता है और किसी को नहीं। सेल अकेला रह सकता है? यस सर। रह सकता है। ऐसा कोई एग्जांपल? तुम बहुत जल्दी यस सर बोले थे, बताओ क्या सेल कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? क्या कोई एग्जांपल दो? कोई भी नहीं दे सकता है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है, कुछ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, हाँ, Yes. और Yes. यीस्ट। यीस्ट, वेरी गुड। इसने यीस्ट देखिए बहुत ही अच्छा एक चीज हमको बात Best example of single cell. और तो सेल के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ा जाता है नॉर्मली क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है? तो इसमें कौन कौन क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं? कितने लोग पढ़े हुए हो? अच्छा, तो क्लासिफिकेशन जो करते हैं तो कौन कौन से किंगडम को करते हैं? किंगडम कौन कौन से होते हैं? किंगडम एनिमलिया, किंगडम मैमल्स, किंगडम प्रोटोजोआ, क्या क्या क्या? किंगडम एनिमलिया, हाँ। किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम फंगाई, देन किंगडम प्लांट्स, Planting, हाँ। प्लांटिंग, रिकॉर्ड छूट रहा है। एक और किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई, फंजाई तो हो गया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हो गया, मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा। तो 5 किंगडम है एक्चुअली। नॉर्मली अब क्या है ना, एक्चुअली अब ये जो क्लासिफिकेशन है किंगडम का 5 टाइप में बटा, ये बहुत पहले का दिया हुआ है, आज से मैंने कहा 50 साल पहले का दिया हुआ है। अब ये भी चीज़ चेंज हो चुका है, बट ठीक है, अभी हम लोग इतना पढ़ाया नहीं जाता है। तो फंजाई के बारे में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है। अच्छा, पहले यूनिसेलुलर का बताओ, बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, और भी कोई? बैक्टीरिया, यीस्ट, एल्गे, नहीं, अमीबा, ये नाम सुना है कोई? यस सर, अमीबा हो सकता है। ये कौन से किंगडम में आएगा? ये Unicellular. है तो यूनिसेलुलर, बट कौन से किंगडम किंगडम फंगाई में आएगा। फंजाई में? अच्छा, ये पैरामीशियम कोई सुना है इसका नाम? दोनों एक ही किंगडम में आता है सर। कौन सा? प्रोटेस्टा में भी। प्रोटिस्टा, करेक्ट। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होता है, बट फंजाई में जो किंगडम फंजाई है। अच्छा, पहले सबको 5 नाम पता है किंगडम? नहीं है तो देख लो, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो ही गई है। तो क्लासिफिकेशन पहला है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है किंगडम
फंजाई, किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटी, लास्ट वन एनिमेलियम। मैं के लिख लूँ, के से मेरा नाम नहीं समझना, तरतीब भी होता है के से, के किंगडम एनिमेलियम। ठीक है, 5 किंगडम है एक्चुअली। ये जो क्लासिफिकेशन है किंगडम का, ये किस आदमी ने दिया था? द्रस्ट है। क्या अगर पढ़ा है किसी ने वाकई में क्लासिफिकेशन तो अच्छा बुक निकाली जाती है। So White Whittaker ने Robert H. Whittaker। विटेकर ने किया था। ईयर 19 ईयर पता नहीं सही, ये नहीं लिखे। आई थिंक 1966 में किया था। आर विटेकर ने किया था 1969. 1969 करेक्ट। रॉबर्ट विटेकर ने किया था क्लासिफिकेशन। अब जैसे कि हम बता रहे हैं, अब ये क्लासिफिकेशन भी बहुत आउटडेटेड हो गया है। अब एक नया चीज आ गया है, क्या कहते हैं, SAR करके। ठीक है, अब ये अलग एक तरीका ही है वो चेक करने का कि कौन सा किंगडम कौन सा इसमें आएगा। ये सुपर ग्रुप होता है एक्चुअली, इसमें एस का अलग नाम है। अब इतना तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हम बता देते हैं कि अब नया रिसेंटली जो रिसर्च चल रही है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? कैटेगराइज करना। मान लो कोई क्लास 7 में है, कोई क्लास 8 में है, कोई क्लास 9 में, क्लास 10 में, ठीक है ना, वैसे एक कैटेगरी डाली जाती है। उसी तरह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी क्लासिफिकेशन डाला गया है। तो इसमें नॉर्मली ये वाला बहुत फेमस है विटेकर का। अब जो है कि साइंस इतना एडवांस हो गई है, तो अब एक नया तरीका भी आया है, SAR है। इसमें अलग अलग टाइप में चेक किया जाता है। जैसे एक क्लाइडा करके होता है, इसमें क्या होता है कि वो चेक किया जाता है कि तुम्हारा ओरिजिन कहाँ से है, मतलब तुम्हारा एंसेस्ट्री जो आ रहा है, जो तुम्हारा लीनिएज है, लिंक तुम किससे कर रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से एक क्लासिफिकेशन बन रहा है। तो एक अलग चीज़ है, उसमें तुमको जाना नहीं है। लेकिन ये 5 तो किंगडम जो है ये सब अभी भी चल रहा है, ऑल्दो इट इज आउटडेटेड नाउ, बट ठीक है, अभी एग्जाम में यही सब काम आएगा, इवन मेडिकल में यही काम आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक और चीज़, चलो ये नाम फिलहाल याद रखना विटेकर के बारे में, ठीक है, इस पे आएंगे। अच्छा, सेल के बारे में एक तो पहले तो डेफिनेशन हुआ सेल के बारे में कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल के बारे में क्या कह सकते हैं? मतलब सेल हमेशा अकेला तो नहीं रह सकता है, साथ तो मिलता है ना। तो फिर सेल साथ मिलता है तो क्या होता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, तो सेल में क्या है एक्चुअली, लोग एक साथ मिलके मल्टीपल सेल बना के टिश्यू को डिफरेंशिएशन शो करता है, डिफरेंशिएट करता है सेल आगे जाके। कोई मान लो हार्ट बन गया, कोई जाके कोई सेल आगे जाके कोई किडनी बन गया, तो सब सेल एक साथ जुड़ेगा तब ना जाके कोई हार्ट बनेगा, कोई किडनी बनेगा। तो सेल में डिफरेंशिएशन होता है। और सेल में एक और चीज़ बहुत अच्छा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ICSE वाली बुक में नहीं देखा ये चीज़, लेकिन NCERT में आई थिंक इट इज देयर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब काम का डिवीजन। जैसे कोई मकान बन रहा है, तो मकान में मजदूर लोग काम करता है ना, उसका काम होता है ईटा उठाना, उसका काम होता है कि उसको ईटा डालना, बनाना, बाउंड्री बनाना। तो उसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाता है इसमें। हो गया, सब लिख लिया? ठीक है। एंड कमिंग बैक टू माइक्रोस्कोप जो चल रहा था, और एक चीज और बताना बोले, इसने बताया था ये फंजाई के बारे में। फंजाई मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है मोस्टली, बट यीस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर होता है। ये क्वेश्चन भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आता है कि नेम है यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई के नाम बताइए। तो यीस्ट जो है, ये नोट एक्सप्रेशन लिखो कि यीस्ट जो है ना, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है, ये एक्सेप्शन है। नोट सब बना रहा हो ना? यस सर।
एक्सेप्ट वन, हाँ एक को छोड़कर। अच्छा अच्छा, ये सब जो जब रिसर्च चल रही थी, जैसे मान लो रॉबर्ट विटेकर है या डिफरेंट साइंटिस्ट, सब समझो आसपास थी ना, ये 1969 में इसने किया, ठीक है, या और भी किसी ने किसी और टाइम में किया होगा, तो क्या होता है इन लोगों से बातचीत होती हुई, इन लोग एक साइंटिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट से नहीं सर, बहुत दूरी दूरी है। नहीं होती होगी? नहीं सर, सबका एक बेस होगा, हाँ, बेस होगा, कहीं पे मिलते होंगे बस सब। सब अलग अलग कंट्री में रहता होगा नहीं? They meet. क्या? They meet. I think so. हाँ, I think so. They meet. मीट कैसे मिलेगा? मान लो एक इंग्लैंड में रह रहा है, एक रह रहा है A particular space like sending a चिट्ठी पहुंचने में 1 साल Card. लग जाएगी, no लेटर पहुंचने में 1 साल लग जाएगा। 2 to 3 days. चलो ठीक है। और सेल का जो लैटिन वर्ड जो आता है, जहाँ सेल ओरिजिनेट किया है, क्या वर्ड है? सेलुलर। सेलुलर वर्ड से आता है सेल वर्ड, ठीक है। और ये सेलुलर वर्ड जो सेल वर्ड जो एक्चुअली दिया रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। रॉबर्ट हुक की सबसे फेमस बुक का नाम कोई बता सकता है? रॉबर्ट हुक का नो सर, कोई भी नहीं? जिस लोगों का होमवर्क है पता करके होगा। रॉबर्ट हुक ने वैसे माइक्रोग्राफिया लिखी थी, जिसमें पहली बार इसने ये चीज डिस्क्राइब किया था सेल के बारे में। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर? माइक्रोग्राफिया। देख लिया? ओके, ठीक है। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक आया, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेल अच्छे से देखा, और जब स्टडी जब आगे बढ़ी तो और कौन सा माइक्रोस्कोप आया होगा? इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखा है शॉर्ट में, माइक्रोस्कोप। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया बड़े बहुत बाद में आया, मेरे ख्याल से 1931 या 34 के आसपास है, मतलब आज से लगभग 70-80 साल पहले, 80 साल पहले, 80 या 90 साल हो गए इनफैक्ट। अच्छा, इसको किसने डिस्कवर किया था? नॉल एंड रस्किन है। हाँ, नॉल एंड रस्किन है। तुम लोग मेरी पहली क्लास कर चुके हो। नॉल एंड रस्किन है। अच्छा, नाम याद कैसे रखोगे? बहुत टिपिकल नाम है। इसे बहुत आसान नाम है। हम तो याद कर लेता हूँ ना, बाकी लोग में देख के बोल रहे हैं। नहीं, हाँ। कॉपी नहीं, कॉपी नहीं। वैसे यार देखो, ये नॉल क्या जिसे मैच कर रहा है, इसको क्या कहते हैं पता है तुम लोग को? यस सर, ये नॉक। नॉब, नॉब, हाँ। के नो बी नॉब, डोंट नॉब है ना ये, तो नॉब से मैच करता है ना, के नो बी नॉब। नॉब में बस बी हटा दो, डबल नॉब हो जाएगा। क्या ये ज्यादा आसान तरीका है? और एक वो बिस्किट है, रस्क वाला बिस्किट, यस सर, हाँ। तो गेट का नॉब खोल के रस्क बिस्किट लेके आओ, ठीक है। तो ऐसे करके आप बिल्कुल ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इसका इनिशियल लेटर भी है एक्चुअली, एम नॉब है, नॉल है आई थिंक। तो एम और ई मिला के बनता है मी, ठीक है। तो मी वर्ड एक वर्ड बन रहा है ना, मी, तो ज्यादा आसान है। एम पहले इसके साथ लग जाएगा और ई उसके साथ, ठीक है। मतलब हम ही मान लो गेट का नॉब खोल के रस्क बिस्किट ला रहे हैं, तो मी तो आ गया पहले मेरा मी, और पहले नॉब खोल रहे हैं, पहले नॉल का नाम आएगा, उसके बाद रस्क, तो ऐसे करके आता तो मी नॉल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन दोनों ने डिस्कवर किया था, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वाकई में आगे जाके बायोलॉजी रखना है तो। इसने 1931 में किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर। अच्छा, ये पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नोट बनाना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या इसी में एक एरो डालना, और तुम लोग शायद आई थिंक पॉइंट लिखे हुए हो, तो जो नहीं लिखा है वो लिखो। यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कैसे अपना मैग्नीफाई करता है, यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बेंट बाय मैग्नेट्स, यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बेंट बाय मैग्नेट्स। और ये कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है? 2 लाख टाइम्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लो एक डॉट है मान लो, यस सर, इसको 2 लाख टाइम्स ये बड़ा करके देख सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ, ठीक है। अच्छा, सेल आया कब होगा, किसी को अंदाजा? सेल आया कब होगा दुनिया में? जब आदमी आया होगा। हाँ? जब आदमी जब यूनिवर्स का आदमी डिस्कवरी आया- हुआ था ना, हाँ, तब से सेल है।
ये कैसे पता? सर जब कोई एनिमल आया होगा डायनासोर सबसे पहले हाँ। पहला एनिमल आया होगा प्लांट आया होगा तब से डायनासोर तो ऑलरेडी कितना बड़ा लंबा प्लांट सबसे पहला प्लांट आया होगा यूनिवर्स बना होगा। नहीं सर यूनिवर्स जब बना था ना तब आया था सेल, बिकॉज हाँ। इन एवरी यूनिवर्स देयर इज अ subtension हाँ that converts every particles into the cell, and that तुम cell converts. क्या तुम कहना चाहोगे कि अगर दूसरा यूनिवर्स भी जहाँ लाइफ है या आज तक डिस्कवर हुआ नहीं है अभी तक आज डिस्कवरी हो जाएगा डिस्कवर नहीं हुआ है, ये है प्रूवन नहीं है बस, हाँ। लेकिन ये थ्योरी है, या तुम्हारी थ्योरी है किसी और की? थ्योरी है, नहीं है बताओ। हाँ गूगल पे है, गूगल पे है, गूगल पे तो हम भी कुछ डाल के लिख के डाल दें, लेकिन तो मान लो साइंटिस्ट था हम भी लिख दें साइंटिस्ट खातिर क्या जाना है वो, रियल में साइंटिस्ट था। ये कैसे होगा? आप देखे थे उसकी वीडियो सब, ऐसा नहीं होता एक्चुअली सेल 3.5 बिलियन ईयर से वो पाया गया। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट जो साइंटिस्ट लोग ने अपना स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग 3.5 बिलियन ईयर से हो। बिलियन कितना होता है पता है किसी यस सर को? कितना? काउंट करना पड़ेगा अरे 10 टू द पावर समथिंग होता है बिलियन। 10 टू द पावर 1 मिलियन 10 टू द पावर 9 होता है बिलियन। 10 करोड़ हम पावर पूछ रहे हैं। अच्छा 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 करोड़ 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 6 को क्या कहते हैं? सर मिलियन मिलियन। वेरी गुड। और 10 टू द पावर 6 हो गया, 9 हो गया, और 10 टू द पावर 12 ट्रिलियन ट्रिलियन। यही लिख ही लो कहीं आगे काम आ गया तो 3.5 बिलियन ईयर्स मतलब बहुत पहले डिस्कवर हुआ है सेल, मतलब सेल बना। ठीक है। अच्छा ये सेल जो बना है एक्चुअली जो सेल बना है अच्छा इसमें पहुंचेंगे सेल के बनने की स्टोरी पे। ये इनफैक्ट अभी कर ही लेते हैं। 3.5 बिलियन ईयर्स को बना। तो ये सब जो रिसर्च हुआ स्टडी हुआ कैसे हुआ, एक एक चीज हम सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। सेल थ्योरी में सेल के बारे में है कि एक बहुत ही सेल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सा है? तो सेल हाँ। सर रुडॉल्फ बट हाँ वही क्या? 1968 में प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एग्जिस्ट करेगा हर सेल है ना 68 सेल्यूला ही सेल्यूला ओमनेस सेल्यूला ही सेल्यूला सेलुलर ई सेलुलर मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ये हम सेल थ्योरी में पढ़ेंगे। पता नहीं तो बोल रहे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सेल्स। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी का पार्ट है। इनफैक्ट ये पॉइंट नंबर 3 होना चाहिए आफ्टर श्लीडर एंड शॉन वाला जो है, उसके बाद ये थर्ड पॉइंट सी का होना चाहिए। तो ये जो स्टडी हो गया ये क्या बोल रहा है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि कोई भी सेल आ रहा होगा उससे पहले कोई एक सेल रहा होगा, है ना? फिर ओरिजिनेशन कैसे हुआ? मतलब सब बोल रहा है सब एक सेल से दूसरा सेल आ रहा है, तो फिर सेल आया कहाँ से? कोई तो एक सेल होगा ना। ऐसा सवाल आया नहीं कभी मन में? जैसे सबको डोरेमोन में ही था कि डोरेमोन कैसे निकलता है ड्रॉइड से, हाँ? डोरेमोन और तुम्हें डोरेमी, ये सवाल तो ये आया था शायद दिखता है। अच्छा। और तुम नहीं तुम खाली उसको पीछे से देखते हो कि वो देख रहे हो ना, और तुम टीवी पे नजर नहीं होती तुम्हारी। हाँ। और क्या किसी को लगता है क्या हो क्या रहा है? मतलब सेल ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये रेड भी लेते हैं ओमनिस सेलुलर सेलुलर, मतलब सेल होगा ना तो पहला सेल कहाँ से आया? प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो वो सेल भी तो आया ना, वो कहाँ से आया? क्या कभी दिमाग में ऐसा सवाल नहीं गया किसमें? नहीं गैस करो। मिस्टेक से सर हाँ मिस्टेक से क्या से क्या मिस्टेक मिस्टेक से आया? तो क्या मिस्टेक, ऐसी क्या मिस्टेक हो गई थी? हाँ किसी को नहीं पता? अच्छा ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पता है किसी को? इवोल्यूशन किसी को नहीं पता? तुमको? हाँ सर एवोल्यूशन चेंज हाँ। होना हाँ चेंजेस आना बॉडी में सिचुएशन के हिसाब से। ऑल्दो इट इज थ्योरी टिल नाउ बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? नहीं पता सर किसी को नहीं पता? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 10th का तो स्टूडेंट, 9th तुमको नहीं पता, 8th किसी को नहीं पता थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? अलीशा? सर फोन नहीं फोन कह रहा हूँ नहीं।
लगता है जैमर लगाना पड़ेगा नेट ऑफ करने के लिए। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज चार्ल्स डार्विन, नाम नहीं सुना कभी? But how you will off the Wi-Fi? तो ठीक है, मोबाइल से इसका लिंक चार्ल्स डार्विन। हाँ, चार्ल्स डार्विन दिया था, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो कि जैसे मान लो हम लोग कोई ठंडी वाली जगह पे रहता है, मतलब रहता है, तो उसको ठंड में रहने की आदत होती है। बट हम लोग अगर चले जाए ठंड में, और अभी ठंड का मौसम है यहाँ भी, बट हम लोग ऐसी जगह चले जाए जहाँ माइनस टेम्परेचर होता है, माइनस में, तो हम लोग को क्या होगा, अंटार्कटिका। एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होगा। बट धीरे धीरे बॉडी क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसी तरह ऑर्गेनिज्म भी कभी कभी क्या होता है कि पूरा अपने आप में चेंजेस ले आता है, मतलब वो नहीं तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आ जाता है। ये चार्ल्स डार्विन ने एक्चुअली ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ से मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि चार्ल्स डार्विन जो है, और ये जो हमने किंगडम के बारे में बताया था, किसका नाम बताया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर। तो विटेकर और चार्ल्स डार्विन ये दोनों दोस्त हैं। थ्योरी में बिलीव करता था, ठीक है, मतलब इवोल्यूशन के बारे में। उस टाइम एक थॉट बन रहा था कि ऑर्गेनिज्म आया कहाँ से, क्योंकि मोस्टली रिलीजियस बुक में है कि चलो गॉड ने बनाया ह्यूमन को, है ना, रात सारी बुक में, कोई भी रिलीजियस बुक में। लेकिन ये साइंटिस्ट को फिर भी दिमाग लगा रहा है कि ऐसा कैसे क्या हो सकता है कि आदमी कहाँ से आया। मतलब अगर रिलीजन को हटा दें तो बहुत ज़्यादा इन लोग के माइंड में एक चीज़ आया कि ज़रूर क्या हुआ है कि धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व किए हैं, चेंज किए हैं, बट इसका कुछ प्रूफ था नहीं। सब थ्योरी, सब ना अफवाह की तरह अफवाह फैली हुई थी, सब कुछ सपोर्टेड लोग था। उसी टाइम में एक चार्ल्स डार्विन गया था, वो गैलापागोस आइलैंड पे, एक आइलैंड पे गया था। उसने वहां पे देखा अलग अलग तरह की चिड़िया है, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम उसको उसका रेफरेंस मिला कि ये शो करता है कि इवोल्यूशन हो रहा है। और जो क्या कहते हैं चार्ल्स डार्विन और विटेकर, ये दोनों इस पर बहुत बिलीव करता था। लेकिन अभी जो ओमनिस सल्ला बोला है, किसने बोला है? Rudolf Virchow। यूरोल वर्काउ 1858 में दिया था। ये इसके अगेंस्ट था, इस थ्योरी के अगेंस्ट, ठीक है। ये सब साइंटिस्ट एक ही के आसपास में ही टाइम पे था, ठीक है। ये बोला कि ये चार्ल्स डार्विन का जो भी थ्योरी आया था 1859 में आया था, आई थिंक, तो 1859 में आया था। ये बोला कि भाई क्या ये फालतू बात कर रहा है डार्विन। और तुम इनफैक्ट तुमको हम बता रहे हैं, विटेकर जो है इसका स्टूडेंट था, रुडोल्फ वर्काउ। विटेकर किसका? चार्ल्स डार्विन का। रुडोल्फ वर्काउ का स्टूडेंट था। तो जब ये इसको सपोर्ट किया तो ये बोला कि ये पागल हो गया। सच है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मतलब ये सच की बात बता रहे, अपने मन से स्टोरी नहीं बना रहे। तो ऐसे तो जो साइंटिस्ट की भी जो बुक में है लिखा हुआ, बुक में नहीं, साइड में है हम लोग की। मतलब तुम डिटेल से पढ़ोगे, किसी की बायोग्राफी पढ़ोगे या एक्स्ट्रा किताब पढ़ने का शौक बनेगा, अगर इंस्टाग्राम से बाहर निकल पाते हो तो वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग स्टोरी पे ये क्या कहते हैं, रुडोल्फ वर्काउ जो है इसके अगेंस्ट था विटेकर के। तो ऐसा तुमको लगता है कि अभी जैसे क्या कहते हैं, फिल्म मैगजीन देखो, किसी का किसी से लड़ाई चलती है, कोई किसी को पसंद नहीं करता है, तो ये सब साइंस वाले वर्ल्ड में भी होता है एक्चुअली, कि कोई किसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यकीन नहीं कर रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। और उस जमाने में तो और अच्छा खासा था। तो ये इसका क्या कहते हैं, करके राइवल हो गया। ऑल्दो स्टूडेंट था लेकिन ये राइवल था। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि सेल आया फिर कहाँ से? इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन से आया। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? एटम से। हाँ, एटम से मे बी। तो एटम सेल तो दोनों एक ही लगभग एक चीज है। एटम तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। नॉन लिविंग हो सकता है एटम। हाँ, एटम नॉन लिविंग होता है, सेल लिविंग होता हाँ, है। सेल लिविंग बहुत बड़ा कैसे difference। आया? क्या बताओ, कोई भी आदमी बताओ। पता नहीं। किसी को भी बता। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे। ओके, ये विटेकर नहीं है एक्चुअली, ये वो है क्या कहते हैं, विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन दिया था ना, अर्नेस्ट हीकल था, बता रहा हूँ मैं इसके बारे में। अर्नेस्ट हीकल एक और चीज़ बहुत फेमस है, बता सकता है, क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे। अर्नेस्ट कोई नहीं, किंगडम प्रोटेस्टा का जो नाम है ये इसी के दिया हुआ है, ये नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अर्नेस्ट हीकल स्टूडेंट था रुडोल्फ वर्काउ का, ठीक है। तो इन दोनों में राइवलरी थी, बट अर्नेस्ट हीकल विटेकर नहीं था। विटेकर नहीं, अर्नेस्ट हीकल था।
तो इन दोनों का एक और बहुत ही अर्नेस्टिकल, अब तुमको क्या लगता है ये रूडोल्फ वर्काउ ये सब जो है क्या लगता है सिर्फ एक बायोलॉजी पढ़ता था? हर सब्जेक्ट। ये लोग हर चीज़ का एक्सपर्ट था, उसको तुम बायोलॉजिस्ट कह लो, जोलॉजिस्ट कह लो, बहुत कुछ था, एक डिग्री नहीं लिए होते ये लोग, ठीक है। इवन ये भी अर्नेस्ट हीगल भी, ये लोग, और एवी लेवेनहॉक जो है मेरे ख्याल से वो बिजनेसमैन भी था, बिजनेसमैन था, साइंटिस्ट था वो, इतना टैलेंटेड। Like Tony Stark. टोनी स्टार्क बिजनेसमैन था। टोनी स्टार्क बस इतना फर्क है टीवी पे है, अब वो रियल में, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़ कि अच्छा ये डार्विन की बुक, एक तो बुक हमने बोला था उसका क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक का। चार्ल्स डार्विन की बुक कौन सी है जिसने इसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था? किसी को नहीं पता? क्या नेट का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं सर। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज थियरी, ये बुक बहुत फेमस है, इवन जीके में ही पूछ सकता है। फिलहाल इतना ही ना याद रखो, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। बट ये अर्नेस्ट हीगल जो बंदा थे, बंदा लेकिन था बहुत ठीक। तुम एसएसटी में क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ते हो? यस सर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टर्म है वो एक्चुअली अर्नेस्ट हीगल ने ही दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो गया था, जो टर्म जो दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नाम पढ़ा ना, जब लड़ाई हो रही थी तो नहीं पढ़ा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये टर्म फर्स्ट दिया था अर्नेस्ट हीगल ने, मतलब एक बायोलॉजिस्ट दे रहा है वहाँ पे। ये चाहो तो लिख लो बेटे, ये ऐसे ही उनको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और एक और चीज़, हाँ, क्योंकि ये मतलब क्या कहते हैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, तो स्पेसीज का खोज भी करता था, मैरीन बायोलॉजिस्ट भी था ये। तो जेलीफिश का देखो कोई जेलीफिश, तो जेलीफिश का भी इसने खोज किया था, जेलीफिश ने। कौन सर? अर्नेस्ट हीगल। जेलीफिश, क्योंकि जेलीफिश देखने में बहुत अच्छा, मतलब देखने में अच्छी होती है। जो अच्छी जेलीफिश, इसकी फर्स्ट वाइफ जो है ना वो डेथ कर गई थी, तो इसने जो जेलीफिश का जैसे कोई नाम होता है तो साइंटिफिक नाम कुछ और होता है, इंग्लिश का नाम है, ठीक है। तो जेलीफिश का इसने साइंटिफिक नेम जो रखा वो अपनी वाइफ के नाम पे रखा, क्योंकि जेलीफिश देखने में बहुत खूबसूरत थी। तो जेलीफिश का नाम तो बता सकता है? नहीं सर। अच्छा, डेस्मोनिमा, ये नाम अगर 11th में बायोलॉजी ले रहा है तो ये जरूरत पड़ेगा। कौन सा नाम? डेस्मोनिमा, ये जीनस का नाम हो गया, तो ये स्पेसीज का नाम। ये नाम इसकी वाइफ का था, एनाफिला। SETHE, ये नाम देखो। और ये डेस्मोनिमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के हिसाब से। क्लासिफिकेशन में अगर जाओगे तो जेलीफिश का नाम पूछता है कि क्या नाम है जीनस में, डेस्मोनिमा। अच्छा, एक राइवलरी अभी तुमको बताया रूडोल्फ वर्काउ की है और चार्ल्स डार्विन का बोला, ठीक है। इसी तरह एक फिजिक्स में बहुत फेमस राइवलरी है, बता सकता है? क्या सर? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। राइवलरी मतलब कि दो साइंटिस्ट के बीच की राइवलरी। हाँ सर, न्यूटन और गैलीलियो। आइंस्टीन। न्यूटन बहुत पहले था, आइंस्टीन बहुत बाद में है। बल्ब किसने डिस्कवर किया? बल्ब फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थॉमस अल्वा एडिसन। अल्वा एडिसन। बल्ब। अच्छा, और इलॉन मस्क की कंपनी का क्या नाम है? टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट को जानता है? हाँ। यस सर। हाँ, निकोला टेस्ला। जैसे निकोला टेस्ला। जानते हो? तो इन दोनों के बीच की चलो ऑलरेडी क्लास बहुत लंबी हो रही है, तुमको स्टोरी पे एंड करेंगे कि निकोला टेस्ला और क्या कहते हैं बल्ब का डिस्कवर जो था, दोनों में राइवलरी थी। किसी को पता है वो स्टोरी? निकोला टेस्ला ने बल्ब का कौन है बताओ? थॉमस अल्वा एडिसन। ये एडिसन, इधर था निकोला टेस्ला। तो ये एडिसन जो था बल्ब का डिस्कवर किया था। करंट दो टाइप का होता है, बताओ क्या? डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एडिसन सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं था, मतलब इन्वेंटर के अलावा बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कंपनी भी चला था, ठीक है। तो एडिसन डायरेक्ट करंट जब उस टाइम जब ये लोग रिसर्च कर रहा था तो ये डायरेक्ट करंट पे काम करता था, डीसी पे, ठीक है। जो भी चीज़ बन रहा है, कोई भी सामान बन रहा है तो डीसी पे बनता था। और जब टेस्ला इससे छोटा था एडिसन से, जब टेस्ला थोड़ा ग्रेजुएशन कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, तब वो एडिसन के कंपनी में गया नौकरी करने के लिए,
ठीक है। तो वहाँ और वो ऑलरेडी पहले से एक चीज़ को अल्टरनेटिंग करंट का वो सोच रहा था कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट आएगा, अपने पढ़ाई के टाइम में वो सब डिस्कवरी का सोचना उसने स्टार्ट कर दिया था। फिर एडिसन क्या किया, वहाँ जॉब किया तो उसने ऐसा आइडिया बताया कि ऐसा अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। तो इसको आइडिया पसंद नहीं आया एडिसन को, बट एडिसन को लग गया था कि ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है टेस्ला। तो एडिसन ने बाद में इसको निकाल दिया अपनी कंपनी से कि तुम क्यों? कि जब चैलेंज लगा कि आगे जाके चैलेंज दे सकता है, तो शायद इस वजह से एडिसन को थोड़ा घमंडी माना जाता है साइंटिफिक वर्ल्ड में। एडिसन के बारे में बोलते हैं थोड़ा एरोगेंट था। तो ये बेचारा टेस्ला क्या किया, फिर अपना जो सोच था अल्टरनेटिंग करंट का, इसको लगता था कि अल्टरनेटिंग करंट ही फ्यूचर है, एसी करंट। और बट इसको कोई मानने वाला आदमी था, मशहूर भी नहीं था इतना, तो इसने अपना कोशिश किया कुछ बिजनेसमैन को पकड़े कि भाई कुछ फंड करो हमको ताकि हम अल्टरनेटिंग करंट पे काम करें। तो उसमें एक स्टार्टिंग में इसको एक दो बिजनेसमैन मिला भी, फंड भी किया उसने, बट उसमें क्या हो रहा था करंट, अल्टरनेटिंग करंट के क्या वोल्टेज बहुत ज़्यादा लेता था, ठीक है। तो वो वोल्टेज कहीं कहीं जैसे स्ट्रीट लैंप ये सब में एसी करंट यूज किया गया, लेकिन कभी कभी क्या था, एक करंट में क्या होता था कि वोल्टेज बहुत सब रहता था, अगर किसी को करंट लग गया सीधे क्या होता था, मर जाता था। तो इसका फायदा उठाया एडिसन ने। एडिसन तो डायरेक्ट करंट का ये था, सब लोग को बोलते डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करो, घर में भी है तो डायरेक्ट करंट आएगा, ठीक है, डीसी करंट आएगा। तो एडिसन इतना ज्यादा लोग में ये बढ़ गया था दुश्मनी कि एडिसन ने क्या किया कि एडिसन ने अपने एक आदमी के जरिए कि कुत्ता को क्या पकड़ता था और करंट लगवाता था, एसी करंट। तो एक बार करंट लगता था, एक झटके में जानवर मर जाता था, कुत्ता मर जाता था। तो बोला सब लोग को आप क्या किया, अब न्यूज में फैला दिया कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, बच के रहिए, कभी इस्तेमाल नहीं करिएगा। ये सच की बात है, कोई हम बना हुआ है नहीं बोल रहे कि। तो एडिसन ने क्या किया, तो पूरा अफवाह फैला दिया कि अल्टरनेटिव करंट बहुत खतरनाक है, आपको इस्तेमाल करिएगा सीधे मर जाएगा, और डायरेक्ट करंट लगता है तो इंसान मरता नहीं है तुरंत, ठीक है। तो बेचारा इसका फिर जो पार्टनर जो बना था, जो फंड देने वाला, फिर उसने भी इसको धोखा दिया टेस्ला, तो इसको इसी को कंपनी से आउट कर दिया टेस्ला ही, ठीक है। ये बेचारा फिर क्या हुआ कि इतना बुरा हाल हो गया था उसका कि वो मजदूरी करता था, जमीन खोदता था जीने के लिए, $1-2 उसको पर डे मिलता था टेस्ला पर, और कहीं कहीं जाके अपना वो वाला काम था, इलेक्ट्रिशियन वाला काम करता था जाके। बट ये उम्मीद नहीं हारा, फिर उभरा, इसने फिर अपना कोशिश करता रहा किसी आदमी को ढूंढने की, कोई हमको पैसा मिले कहीं से। तो बाद में उसको एक दो आदमी और मिला, जो इंडक्शन मोटर जो होता है, इंडक्शन मोटर, तो इसने उसका सोचा कि कैसे ऑल्टरनेट करके हम करें कि अब जैसे मान लो पहले अगर डीसी पे कोई सामान चलता है तो सामान का जो बना होता है उसका फंक्शनिंग थोड़ा अलग होता है डीसी का, फिर एसी के लिए वो सामान एसी पे नहीं चलता है, नॉर्मली ऐसा होता था। तो अब इसको तो पहले लोग को ऐसा मनवाना है कि आप सामान भी ऐसा बनाइए जो एसी करंट पे चले। तो एसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत था कि जो अगर करंट आता ना, वोल्टेज बहुत तेज आता था, अगर झटका लगा तो गए, आप बच नहीं सकते हैं। इवन अभी देखते कभी कभी कौवा या चिड़िया बैठ जाती है उस तार पे। तो अब आज के टाइम पे घर में एसी आ रहा है, ठीक है, एसी करंट, जो अभी जो लाइट है एसी है। तो सबसे बड़ा चेंज का मैं आपको बता सकता है एसी करंट में जो चेंज आया, जो पूरा सब कुछ एसी का बैटल जो चल रही थी डीसी और एसी की, तो एट द एंड जाके एसी लड़ा, एसी जीत गया। कौन बता सकता है? तानी से ट्रांसफार्मर आया, ट्रांसफार्मर ने सब कुछ बदल दिया। ट्रांसफार्मर आते ही क्या हुआ कि वोल्टेज को कंट्रोल करना आ गया, कि जो हाई वोल्टेज आ रहा है घर तक पहुंचते पहुंचते वो चाहो तो कंट्रोल वे में आता है ट्रांसफार्मर। जैसे उसमें बहुत चीज होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तो जब ट्रांसफार्मर आया तो एसी करंट की लड़ाई, मतलब एसी और डीसी की लड़ाई ऑलमोस्ट समझो खत्म हो चुकी थी। तब बेचारा टेस्ला भी बेचारा बहुत कोशिश किया टेस्ला, लेकिन इसमें सक्सेस मिला उसको, मतलब अपने लाइफ में फिर समझो लास्ट में बहुत थोड़ा वो पागल हो गया, मतलब परेशान होके रियलिटी लास्ट में बेचारा बहुत परेशान होके पागल हो चुका था, क्योंकि बहुत लोगों ने उसे धोखा दिया और कोई इस बात यकीन नहीं करता था। और एडिसन ऑलरेडी समझो होता है ना कि एकदम कोट पैंट पहन के एकदम स्टैंडर्ड बंदा जिसको लोग यकीन कर लें, बहुत अच्छा मार्केटिंग भी करता था एडिसन। बट रियल जो आदमी था टेस्ला, तो इलॉन मस्क ने कंपनी का नाम टेस्ला दिया है, तो आई थिंक इसी के नाम पे दिया टेस्ला। फाउंडर तो वही है, निकोलस टेस्ला। नहीं, निकोला टेस्ला फाउंडर नहीं है इस कंपनी का, निकोला टेस्ला के नाम पे अपनी कंपनी का नाम रखा है इलॉन मस्क ने, ठीक है। और पता है ये एक बहुत फेमस कंपनी है, पता नहीं जानते हो, जनरल इलेक्ट्रिक, जी, कोई नाम सुना है जी का? नहीं सर। आज के टाइम में भी इंडिया में भी इसका ये, ठीक है। तो जी कंपनी का ये एक्चुअली थी पहले जनरल इलेक्ट्रिक और एडिसन था शायद। तो एडिसन था, उसमें 3 आदमी मिलकर बनाया था कंपनी को। तो बाद में क्या हुआ, एडिसन को भी इन लोगों ने, जो और भी लोग थे उसने, उन्होंने एडिसन को कंपनी से बाहर कर दिया, तो एडिसन वर्ल्ड हट गया कंपनी से। तो आज तक अब जो नाम चलता है, अभी भी वो कंपनी है, इंडिया में भी है उसका, यूएस में तो है ही ऑफ कोर्स, जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी होता है, सर्च करना विकिपीडिया पर दिखेगा, ठीक है। तो लेकिन इस कंपनी का फाउंडर एक्चुअली एडिसन ही है, देखा जाए।
जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। तो ऐसी राइवलरी कहीं ना कहीं हमेशा चलती रही है। टेस्ला का बहुत अलग अलग सोचता है, कभी कभी वो ऐसा चाह रहा था कि क्या कहते हैं, करंट को पहले उस टाइम वायर से, तो पहले अब तो मोबाइल आ गया ना, वायर से ट्रांसमिशन होता है, तो अब वो चाहता था कि पावर भी ना हवा में जाए, ट्रांसफर करे। उस टाइम में जब उसने वायर प्रूफ भी कर दिया था, और कोशिश वो किया। अभी भी एक्सपेरिमेंट होता है, कितने सारे बच्चे प्रोजेक्ट बना के सबमिट भी करते हैं, और आप अभी भी कर सकते हैं इजी। नहीं तो अभी फिजिबल नहीं है ना ये चीज, मतलब उसका सोच था ऐसा है करना। जब जब कम्युनिकेशन भी, जब फोन का कम्युनिकेशन भी वायर से ही होता था, ऐसा तो नहीं था कि मोबाइल था। उस टाइम में वो अपना ये दिमाग लगा रहा था कि किस तरह पावर को हम हवा में बिना तार के जरिए को हम ट्रांसफर करते पावर को, रेडियो इलेक्ट्रिक वेव्स की तरह। रेडियो वेव। तो खैर ऐसी ऐसी राइवलरी बहुत है, अगर साइंस देखोगे तो ऐसी राइवलरी अभी कहीं ना कहीं चलती रहती है। ये सब बहुत फेमस है एडिसन टेस्ला का। तो आज ऑलरेडी का रहने दे क्या, वैसे क्या कहते हैं फिजिक्स का इसमें लास्ट में आ गया था। ठीक है, चलो फिनिश करो, आगे क्लास में।